नमस्कार। इस व्याख्यान में आप सभी का स्वागत है। आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक अभिव्यक्ति और माध्यम के अंतर्गत जनसंचार माध्यमों पर चर्चा करेंगे। आज के इस व्याख्यान में हम मुख्य रूप से जनसंचार माध्यमों के कार्य, भारतवर्ष में जनसंचार माध्यमों का विकास और इन जनसंचार माध्यमों का हमारे समाज पर सकारात्मक और नकारात्मक जो भी प्रभाव पड़ा है उस पर हम चर्चा करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, हम पहले ही जान चुके हैं कि जनसंचार एक ऐसा संचार होता है जो एक व्यापक जनसमूह तक किसी माध्यम के द्वारा, किसी तकनीकी जंतर आदि के द्वारा पहुंचाया जाता है, तो उसे जनसंचार कहते हैं। आज के जनसंचार माध्यमों में हम जान चुके हैं समाचार पत्र, रेडियो, टेलीविज़न, इंटरनेट ये अहम भूमिका निभाते हैं। तो हम यह जानते हैं कि इन जनसंचार माध्यमों के कार्य क्या हैं। तो सबसे पहले देखते हैं ये जनसंचार माध्यम क्यों आवश्यक हैं, क्या काम करते हैं। तो जो सबसे पहला कार्य है वह है सूचना देना। जनसंचार माध्यमों का ये सबसे प्रमुख कार्य होता है और यही वो माध्यम है या यही उनके जरिए ही या इन माध्यमों के द्वारा ही दुनिया भर से हम सूचनाएं प्राप्त करते हैं और हमारी ज़रूरतों का बड़ा हिस्सा इन्हीं जनसंचार माध्यमों के द्वारा पूरा होता है। दूसरा, इन माध्यमों का काम है शिक्षित करना। जनसंचार माध्यम केवल हमें सूचनाएं ही नहीं देते, अपितु हमें शिक्षित भी करते हैं। लोकतंत्र में जनसंचार माध्यमों की एक महत्वपूर्ण भूमिका जनता को शिक्षित करने की होती है। यहाँ शिक्षित करने का क्या मतलब है कि उन्हें देश दुनिया के हालत से, देश दुनिया के परिस्थितियों से परिचित कराना और उनके प्रति सजग बनाना जो है यही शिक्षित करना है। इसका तीसरा जो महत्वपूर्ण कार्य है वो है मनोरंजन करना। प्रिय विद्यार्थियों, आप जानते हो कि आधुनिक जो जनसंचार के माध्यम हैं ना केवल हमें सूचनाएं और शिक्षा ही प्रदान करते हैं, अभी तो इनसे हमारा मनोरंजन भी होता है। वो चाहे रेडियो हो, टेलीविज़न हो, इंटरनेट हो, यहाँ तक कि समाचार पत्र जो हैं वे भी मनोरंजन की सामग्री हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। तो तीसरा ये महत्वपूर्ण कार्य इन माध्यमों के द्वारा संभव होता है मनोरंजन। इसका चौथा है ये एजेंडा तय करने में भी मदद करते हैं, सहायता करते हैं। जनसंचार माध्यमों के द्वारा सूचना और विचारों के जरिए किसी देश और समाज का एजेंडा भी तय होता है। जब समाचार पत्र या समाचार चैनल किसी खास घटना या मुद्दे को प्रमुखता से उठाते हैं या उन्हें व्यापक कवरेज देते हैं, तो वे घटनाएं या मुद्दे आम लोगों में चर्चा का विषय बन जाते हैं। तो किसी घटना या मुद्दे को चर्चा का विषय बनाकर जनसंचार माध्यम सरकार और समाज को उस पर अनुकूल प्रतिक्रिया देने के लिए बाध्य कर देते हैं। तो इस तरह से जनसंचार माध्यमों का एक महत्वपूर्ण कार्य जो है वो एजेंडा तय करना भी होता है। एक और अन्य कार्य जो हम देख सकते हैं और वो है निगरानी करना। किसी लोकतांत्रिक समाज में जनसंचार माध्यमों का एक और प्रमुख कार्य सरकार और संस्थाओं के कामकाज पर निगरानी रखना होता है। अगर सरकार कोई गलत कदम उठाती है या किसी संगठन या संस्था में कोई अनियमितता बरती जा रही है, तो ये माध्यम उसे उन लोगों के सामने लाते हैं और इस तरह से वे अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं। अंतिम कार्य पर अगर बात करें तो अंतिम कार्य है विचार विमर्श के मंच। जनसंचार माध्यमों का एक कार्य ये भी है कि वे लोकतंत्र में विभिन्न विचारों को अभिव्यक्ति का मंच प्रदान करते हैं। इसके जरिए विभिन्न विचार लोगों के सामने पहुंचते हैं। जैसे किसी समाचार पत्र के संपादकीय पृष्ठ पर किसी घटना या मुद्दे पर विभिन्न विचार रखने वाले लेखक अपनी राय व्यक्त करते हैं, उसी तरह संपादक के नाम चिट्ठी स्तंभ में आम लोगों की अपनी राय व्यक्त करने का मौका मिलता है। इस तरह जनसंचार माध्यम
विचार विमर्श के मंच के रूप में भी कार्य करते हैं। तो ये कुछ एक कार्य हैं जो जनसंचार माध्यमों के द्वारा संपन्न होते हैं। अब हम अपने दूसरे पाठ्य बिंदु की ओर बढ़ते हैं और वह है भारत में जनसंचार माध्यमों का विकास। अभी हम जिन जनसंचार माध्यमों की बात कर रहे हैं, ये माध्यम निश्चित रूप से पश्चिमी जनसंचार माध्यमों के रूप में ही जाने जाते हैं। उन्हीं से प्रेरित होकर इनका विकास हुआ है। लेकिन यदि हम भारतवर्ष की ओर ध्यान दें तो हमारे यहाँ बहुत सारे मिथकीय पात्र हैं, पौराणिक घटनाएं हैं, जिनमें कुछ जनसंचार की तस्वीरें हमें सामने नज़र आती हैं। आपने कोई धार्मिक धारावाहिक देखे होंगे जिनमें लोक परलोक की खबरों को पहुंचाने का, ले जाने का कार्य जो है नारद जी करते हैं। वे कहीं भी नारायण नारायण करते प्रकट हो जाते हैं और दोनों लोकों की या तीनों लोकों की जो सूचनाएं हैं इधर उधर वितरित करते हैं। तो एक तरह से वो जनसंचार का एक आदर्श प्रस्तुत कर रहे हैं। महाभारत में अपने महल में बैठे हुए धृतराष्ट्र ने युद्ध के सारे दृश्यों का बखान संजय के माध्यम से सुना था। तो ये भी एक तरह से व्यापक जनसंचार की ओर जो है संकेत करता है। तो भले ही ये मिथकीय पात्र हों, मिथकीय घटनाएं हों, लेकिन एक बात तो इनसे स्पष्ट हो जाती है कि भारत में पुराने समय से ही जनसंचार के लिए प्रयास होते रहे हैं। इसी तरह से दरबारों में राजाओं ने समाचार ले जाने के लिए, सूचनाएं लेने के लिए अपने संदेशवाहक या दूत रखे होते थे। वे एक दूसरे दरबार में जाकर सूचनाएं दिया करते थे, ले जाया करते थे, तो सूचनाओं का आदान प्रदान किया करते थे। लेकिन आज जनसंचार माध्यमों का जिनका हम अध्ययन करने जा रहे हैं, उनका रूप जो है वो दो रूप में हम उनको देखते हैं। उनमें से एक रूप जो है वो प्रिंट मीडिया है और दूसरा जो है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है। प्रिंट मीडिया का सामान्य सा अर्थ है छपी हुई चीज़ें। जैसे इसका सशक्त माध्यम जो है वो हमारे समाचार पत्र और पत्रिकाएं हैं, जिनमें सामग्री छापी जाती है और लोगों तक पहुंचाई जाती है। इसी तरह से जब बात हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की करते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मुख्य रूप से वो माध्यम आते हैं जो बिजली से चलने वाले यंत्रों के माध्यम हैं। जब बिजली के द्वारा चलने वाले यंत्रों के द्वारा जब हम सूचनाओं का आदान प्रदान संभव कर पाते हैं तो उसे इलेक्ट्रॉनिक माध्यम कहा जाता है। और इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों में रेडियो, टेलीविज़न, सिनेमा और इंटरनेट की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। तो आइए सबसे पहले हम इन जनसंचार माध्यमों में समाचार पत्र और पत्रिकाओं की भूमिका के बारे में देखते हैं, इनके विकास की ओर देखते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, जो मुद्रित माध्यम हैं ये जनसंचार माध्यम की सबसे मजबूत कड़ी माने जाते हैं और ये मुद्रित माध्यम ही एक तरह से जनसंचार की आरंभिक माध्यम भी माने जाते हैं। और इन्हीं माध्यमों के द्वारा सूचनाओं का आदान प्रदान संभव हुआ था। आज भले ही प्रिंट माध्यमों के अतिरिक्त रेडियो, टेलीविज़न या इंटरनेट किसी भी माध्यम से खबरों के संचार को हम पत्रकारिता कह देते हैं, लेकिन जब बात आरंभ की करें तो तब केवल प्रिंट माध्यमों के जरिए खबरों के आदान प्रदान को ही हम पत्रकारिता का नाम देते थे। पत्रकारिता मुख्य रूप से इसके 3 पहलू आते हैं। सबसे पहला है समाचारों को संकलित करना और ये काम संवाददाता करते हैं। दूसरा काम होता है उन खबरों को छपने लायक बनाना, ये काम संपादक वर्ग का होता है। और तीसरा काम होता है उसे पत्रिका के रूप में या पत्र के रूप में छापकर पाठकों तक पहुंचाना। तो हालांकि ये तीनों ही काम आपस में जुड़े हुए हैं,
लेकिन जब बात हम पत्रकारिता की करते हैं तो इसमें अपने जो पहले दो काम हैं उनको ही हम लेते हैं। प्रकाशन और वितरण का कार्य जो है तकनीकी और प्रबंधकीय विभागों के अधीन होता है, जबकि जो पहले दो हैं जैसे समाचार संकलन करना, ये रिपोर्टिंग है, और समाचार को छपने लायक बनाना, ये संपादन का काम है। तो रिपोर्टिंग और संपादन जो है ये पत्रकारिता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगर हम भारतवर्ष में या दुनिया में प्रिंट मीडिया की बात करें, अखबारी पत्रकारिता की बात करें, तो अनुमानतः 400 वर्ष के आसपास जो है इसका इतिहास हो चुका है। भारतवर्ष में इसकी शुरुआत सबसे पहले 1780 में जेम्स ऑगस्ट हिकी के बंगाल गजट से हुई थी, जो कलकत्ता से निकला था। इसी तरह से जुगल किशोर शुक्ल जी के संपादन में 1826 में उदंत मार्तंड निकला था। तो इसे हिंदी का पहला साप्ताहिक पत्र जो है होने का गौरव प्राप्त है, और ये भी कोलकाता से ही प्रकाशित हुआ था। आज़ादी के समय में अनेक पत्र पत्रिकाओं ने अहम भूमिका निभाई है, और जितने भी स्वतंत्रता सेनानी थे या साहित्यकार थे, सभी किसी न किसी तरह से किसी न किसी पत्र या पत्रिका से अवश्यम रूप से जुड़े रहे हैं। उस समय अनेक पत्रिकाएं, अनेक पत्र जो हैं, अखबार जो हैं, उन्होंने अपनी अहम भूमिका निभाई थी, जिनमें केसरी, हिंदुस्तान, सरस्वती, हंस, कर्मवीर, आज, प्रताप, प्रदीप, विशाल भारत आदि जो हैं प्रमुख हैं। और कई पत्रकार जो हैं आज़ादी से पहले बहुत प्रसिद्ध रहे हैं, जिनमें गणेश शंकर विद्यार्थी, माखनलाल चतुर्वेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, बाबूराव, विष्णुराव पराडकर, प्रताप नारायण मिशन, श्री पूजन सहाय, राम वृक्ष बेनपुरी और बाल मुकुंद गुप्त आदि। तो ऐसे जो हैं ये प्रमुख पत्रकार आज़ादी से पहले जो हैं वो हुए हैं। आज़ादी से पहले पत्रकारिता का लक्ष्य केवल आज़ादी प्राप्त करना था, लेकिन जैसे ही हमें आज़ादी मिल जाती है तो वो उसका लक्ष्य भी बदल जाता है। अब धीरे धीरे जो है पत्रकारिता का लक्ष्य बदलता है। आज़ादी के शुरू के 2 दशक अगर हम देखें तो राष्ट्र निर्माण के प्रति प्रतिबद्धता दिखाई देती है, लेकिन धीरे धीरे उसमें व्यावसायिकता आ जाती है, उसमें व्यवसाय बन जाती है। आज़ादी से पहले जो पत्रकारिता थी या पत्र पत्रिकाएँ थीं, वो एक तरह से मिशन की तरह प्रयोग में लाई जाती थी, लेकिन बाद में ये धीरे धीरे व्यवसाय बन गई हैं। तो आज़ादी के बाद भी आज बहुत सारी पत्र पत्रिकाएँ जो हैं वो छप रही हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख हैं नवभारत टाइम्स, जनसत्ता, नई दुनिया, राजस्थान पत्रिका, अमर उजाला, दैनिक भास्कर, दैनिक जागरण, और पत्रिकाओं में धर्मयुग है, साप्ताहिक हिंदुस्तान, दिनमान, रविवार, इंडिया टुडे और आउटलुक का नाम जो है हम ले सकते हैं। इनमें से कुछ पत्रिकाएं आज बंद हो चुकी हैं और कुछ नई पत्रिकाएं जो हैं वो अस्तित्व में आई हैं। आज़ादी के बाद के हिंदी के प्रमुख पत्रकारों में सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह अगेय, रघुवीर सहाय, धर्मवीर भारती, मनोहर श्याम जोशी, राजेंद्र माथुर, प्रभाष जोशी और सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जैसे कवियों, साहित्यकारों और पत्रकारों का नाम प्रमुखता से लिया जा सकता है। पत्र पत्रिकाओं के बाद जिस माध्यम ने दुनिया को सबसे ज़्यादा प्रभावित किया है वह है रेडियो। रेडियो एक इलेक्ट्रॉनिक मीडियम है। सन 1895 ईस्वी में जब इटली के इलेक्ट्रिकल इंजीनियर जी मार्कोनी ने वायरलेस के जरिए ध्वनियों और संकेतों को एक जगह से दूसरी जगह भेजने में कामयाबी हासिल की थी, तब रेडियो जैसा माध्यम अस्तित्व में आया। और पहले विश्व युद्ध तक ये सूचनाओं के आदान प्रदान का महत्वपूर्ण औजार बन चुका था। शुरुआती रेडियो स्टेशन अमेरिकी शहर पिट्सबर्ग, न्यूयॉर्क और शिकागो में ही खुले। भारत ने 1921 में मुंबई में टाइम्स ऑफ इंडिया ने तारघर विभाग के सहयोग से पहला संगीत कार्यक्रम प्रसारित किया। 1936 में
विधिवत रूप से ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना हुई थी और आज़ादी के समय तक भारतवर्ष में 9 रेडियो स्टेशन खुल चुके थे और भारत विभाजन के बाद इन 9 में से 3 रेडियो स्टेशन पाकिस्तान के हिस्से में चले गए थे और ये 3 रेडियो स्टेशन थे ढाका, लाहौर और पेशावर। आज़ादी के बाद भारत में रेडियो एक बेहद ताकतवर माध्यम के रूप में विकसित हुआ। एक धर्मनिरपेक्ष, लोकहितकारी, राष्ट्र के जनमाध्यम के तौर पर देश के नवनिर्माण में आकाशवाणी की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। सूचना और शिक्षा के अलावा देश की सामाजिक संस्कृति को उभारने और राष्ट्रीय नवनिर्माण के लिए शुरू किए गए कार्यक्रमों को एक आवाज़ देने का कार्य रेडियो ने किया है। आज रेडियो देश की 24 भाषाओं और 146 बोलियों में कार्यक्रम प्रस्तुत करता है और देश में 96% आबादी इसकी पहुंच में है। 1993 ईस्वी में FM की शुरुआत हुई और उसके साथ ही निजी कंपनियां भी रेडियो के क्षेत्र में शामिल हुई और धीरे धीरे जो है अनेक रेडियो स्टेशन खुलते चले गए और आज निजी कंपनियों के सहयोग से अनेकों रेडियो स्टेशन चल रहे हैं। तो रेडियो जो है एक ध्वनि माध्यम है, तो इसकी तत्कालिकता, घनिष्ठता और प्रभाव के कारण जो है गांधी जी ने रेडियो को एक अद्भुत शक्ति कहा था। ध्वनि तरंगों के जरिए ये देश के कोने कोने तक पहुंचता है। दूर दराज के गांवों में जहां संचार और मनोरंजन के अन्य साधन नहीं होते, वहां रेडियो ही एकमात्र साधन है बाहरी दुनिया से जुड़ने का। फिर अखबार और टेलीविज़न की तुलना में ये बहुत सस्ता भी है, इसलिए भारत के दूर दराज के इलाकों में लोगों ने रेडियो क्लब बना लिए हैं। आकाशवाणी के अलावा सैकड़ों निजी FM स्टेशनों, BBC, वॉइस ऑफ अमेरिका, डॉयचे वेले जो कि रेडियो जर्मनी है, मॉस्को रेडियो, रेडियो पेजिंग, रेडियो ऑस्ट्रेलिया जैसे कई विदेशी प्रसारण और रेडियो क्लब जो हैं उनका जाल बिछा हुआ है। अब हम जनसंचार माध्यमों में तीसरा महत्वपूर्ण माध्यम लेते हैं टेलीविज़न। आज टेलीविज़न संचार का सबसे लोकप्रिय और ताकतवर माध्यम बन चुका है। प्रिंट मीडिया के शब्द और रेडियो की ध्वनियों के साथ जब टेलीविज़न में दृश्य भी मिल जाते हैं तो सूचनाओं की विश्वसनीयता बढ़ जाती है। पश्चिमी देशों में रेडियो के विकास के साथ साथ ही टेलीविज़न पर भी काम शुरू हो गया था। 1927 ईस्वी में बेल टेलीफोन लेबोरेटरीज़ ने न्यूयॉर्क और वाशिंगटन के बीच प्रायोगिक टेलीविज़न कार्यक्रम का प्रसारण किया था। 1936 तक BBC ने भी अपने टेलीविज़न सेवा शुरू कर दी थी। भारत में टेलीविज़न की शुरुआत 15 सितंबर 1959 को हुई थी और उस समय इसका जो उद्देश्य था वो केवल शिक्षा और समुदाय विकास को बढ़ावा देना ही था, लेकिन धीरे धीरे जो है इसका विकास होता गया। 1965 में स्वतंत्रता दिवस से भारत में विधिवत टीवी सेवा का आरंभ हुआ था, लेकिन शुरू में टीवी जो है वो सप्ताह में 2 बार ही 1 घंटे के लिए दिखाया जाता था, लेकिन धीरे धीरे जो है इसके कार्यक्रम जो है नियमित रूप से दिखाने शुरू कर दिए गए और 1975 ईस्वी में तक तो दिल्ली, मुंबई, श्रीनगर, अमृतसर, कोलकाता, मद्रास, लखनऊ में टीवी सेंटर खुल गए थे। 1976 तक टीवी सेवा आकाशवाणी का हिस्सा थी, लेकिन 1 अप्रैल 1976 से इसे अलग कर दिया गया और इसे दूरदर्शन का नाम दिया गया था। 1984 ईस्वी में इसकी रजत जयंती भी मनाई गई थी। तो स्वर्गीय प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी को दूरदर्शन की ताकत का एहसास था। वह देश भर में टेलीविज़न केंद्रों का जाल बिछाना चाहती थीं। 1980 में श्रीमती इंदिरा गांधी ने प्रोफेसर PC जोशी की अध्यक्षता में दूरदर्शन के कार्यक्रमों की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए एक कमेटी बनाई थी और उस कमेटी ने इसके उद्देश्य निश्चित किए थे और वो उद्देश्य हैं सामाजिक परिवर्तन, राष्ट्रीय एकता, वैज्ञानिक चेतना का विकास, परिवार कल्याण को प्रोत्साहन, कृषि विकास, पर्यावरण संरक्षण, सामाजिक विकास, खेल संस्कृति का विकास और सांस्कृतिक धरोहर को प्रोत्साहन। तो दूरदर्शन ने देश की सूचना,
शिक्षा, मनोरंजन की ज़रूरतों को पूरा करने की दिशा में कार्य किया है। और इसकी एक खामी अभी भी खल रही थी, और वो ये था कि अभी तक जो है वो दूरदर्शन सरकारी नियंत्रण में था, इसलिए पत्रकारिता का निष्पक्ष माध्यम जो है ये नहीं बन पा रहा था। तो अलबत्ता मनोरंजन के एक लोकप्रिय माध्यम के रूप में तो इसने अपनी एक ख़ास जगह बना ली थी। इसके जो सीधा प्रसारण की सुविधा है, उसने इसे एक क्रांति के रूप में प्रस्तुत किया है। 1991 ईस्वी में खाड़ी के युद्ध के दौरान दुनिया भर के लोगों ने टीवी पर उस युद्ध का सीधा प्रसारण देखा था। इसी तरह से जब हम कहीं भी किसी भी जगह कोई घटना जो है घटित होती है, उसे तत्काल हम देखते हैं, तो घर बैठे ही उस घटना को वहाँ से देख सकते हैं। तो जो लाइव प्रोग्राम हैं इसके, उन्होंने तो इसकी उपयोगिता को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है। और सरकारी नियंत्रण में चलने वाले दूरदर्शन के अतिरिक्त धीरे धीरे इसका विकास भी हुआ। कुछ निजी चैनल, देसी चैनल जो हैं वो इसमें सम्मिलित होते चले गए, और 1993 ईस्वी में जी टीवी और स्टार टीवी के बीच एक अनुबंध हुआ था, और धीरे धीरे जो है निजी चैनल जो है उनको भी स्वीकृति मिलती गई, और आज पूरे भारत में सैकड़ों के हिसाब से टीवी चैनल प्रसारित किए जाते हैं, और रोज़ नए नए चैनल जो हैं अभी इसमें जुड़ते ही जा रहे हैं। तो ये था भारतवर्ष में टेलीविज़न का एक इतिहास और जनसंचार माध्यमों में उसकी भूमिका। अब हम अपने अगले माध्यम के रूप में सिनेमा को ले सकते हैं। सिनेमा जनसंचार का सबसे लोकप्रिय और प्रभावी माध्यम है। हालांकि अन्य माध्यमों की तरह इसका काम सूचना देना या संदेश देना नहीं होता, लेकिन ये परोक्ष रूप में ये कार्य करता है। यदि हम इसके इतिहास की बात करें तो सिनेमा के आविष्कार का श्रेय थॉमस अल्वा एडिसन को जाता है। ये 1883 में मिनेटिस्कोप की खोज के साथ हुआ था। 1894 में फ्रांस में पहली फिल्म बनी द अराइवल ऑफ ट्रेन। सिनेमा की तकनीक में तेज़ी से विकास हुआ, और जल्दी ही यूरोप और अमेरिका में अच्छी फिल्में बनने लगी। भारत में पहली मूक फिल्म है, उसका श्रेय दादा साहेब फाल्के को जाता है, और उस फिल्म का नाम था राजा हरिश्चंद्र, और ये 1913 ईस्वी में बनी थी। इसके बाद 2 दशकों में कई और मूक फिल्में बनती चली गई, और सिनेमा जो है उसका विकास होता चला गया है। हालांकि जो सिनेमा है उसका मुख्य उद्देश्य मनोरंजन है, लेकिन इस मनोरंजन के साथ साथ समाज को परिवर्तन करने की जो है एक इसमें क्षमता रहती है, उसमें बदलाव लाने की एक ताकत इसमें बनी रहती है, और ऐसा करने में वो कामयाब भी हुआ है। लेकिन धीरे धीरे जो है सिनेमा जो है वो अपने सामाजिक दायित्वों से थोड़ा हट रहा है, और व्यावसायिकता जो है उसमें बढ़ती जा रही है, जिस कारण उस पर कई आरोप भी हैं। अश्लीलता फैला रहा है, हिंसा फैलाने का काम किया जा रहा है। लेकिन फिर भी भारतीय सिनेमा ने एक अभूतपूर्व एक उन्नति की है, तरक्की की है, और विश्व भर में सबसे ज़्यादा फिल्में बनाने वाला ये देश जो है वो हमारा भारतवर्ष बन चुका है। अब हम अंतिम अपने जनसंचार माध्यम की ओर आते हैं, और वो है इंटरनेट। इंटरनेट संचार का सबसे नया है साधन है, लेकिन इतनी तेज़ी से ये लोकप्रिय हुआ है कि आज पूरी दुनिया में इससे प्रयोग किया जा रहा है, और मानो इसने सारी दुनिया को अपने कब्जे में ले लिया है। ये एक ऐसा माध्यम है जिसमें प्रिंट मीडिया, रेडियो, टेलीविज़न, किताब, सिनेमा, यहाँ तक कि सारे के सारे पुस्तकालय जो है वो समाहित हो गया है। दुनिया के किसी भी कोने में अपनी पहुंच बनाना इस माध्यम से बहुत आसान हो गया है। हम ये कहें कि इस माध्यम ने सारे माध्यमों को आत्मसात कर लिया है तो कोई गलत बात नहीं होगी। इंटरनेट पर आप दुनिया के किसी भी कोने में छपने वाली किसी भी अखबार या पत्रिका को पढ़ सकते हैं। तो इस तरह से आप चैटिंग कर सकते हो, अपने मन की बात या अपना जो भी मन में कोई विचार चल रहा हो उसको अभिव्यक्त कर सकते हो। और इसमें
अनेकों खूबियाँ होने के साथ इसमें कुछ जो है वो खामियाँ भी आती हैं। इसमें अश्लीलता भी बहुत भरी पड़ी है। इसकी खामी ये है कि ये समय ज़्यादा बर्बाद होता है, जो बच्चों का कोमल मन है उस पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। लेकिन कुछ भी हो, इस बढ़ते हुए इंटरनेट के प्रयोग ने सारी दुनिया को एक गांव के रूप में जो है वो बना दिया है, प्रस्तुत कर दिया है। तो सच में एक बहुत ही क्रांतिकारी माध्यम जो है ये इंटरनेट बना है। प्रिय विद्यार्थियों, अब इन माध्यमों के सामान्य से परिचय के साथ साथ आइए हम थोड़ा सा इस बात पे भी ध्यान दें कि इन जनसंचार माध्यमों के प्रभाव क्या पड़ते हैं। तो हम बीच बीच में हम ये बात करते भी आए हैं कि जनसंचार माध्यम जो हैं इनके प्रभाव तो अवश्य रूप से पड़ते ही हैं, लेकिन ये प्रभाव दोहरे हैं। इसका सकारात्मक प्रभाव भी पड़ सकता है और नकारात्मक प्रभाव भी देखा जा सकता है। सकारात्मक प्रभाव की यदि बात करें तो इसमें इन माध्यमों के द्वारा आज लोग जो हैं उनको न केवल सूचनाएं आसानी से प्राप्त हो जाती हैं, बल्कि वे जागरूक भी बने हैं। उनमें एक शिक्षित होने की भावना भी जगी है। देश दुनिया में क्या हो रहा है, सरकारें क्या कर रही हैं, कहाँ किस तरह का अनियमितता बरती जा रही है, अब कुछ भी चीज़ जो है लोगों से छिपी नहीं है और सबको आसानी से वो बातें जो है सबके सामने आ जाती हैं। इन माध्यमों ने लोगों को मनोरंजन के नए साधन उपलब्ध करवाए हैं। उनका सामाजिक, मानसिक और भाषाई विकास जो है उसमें भी उसने अपनी मदद की है। ज्ञान विज्ञान का प्रचार प्रसार भी इन माध्यमों के द्वारा संभव हुआ है। लोगों में चहुमुखी विकास जो है वो इन साधनों से संभव हो पाया है। लेकिन ये एक ऐसी ताकत है जिसका सकारात्मक और नकारात्मक पहलू रहता ही है। तो इन साधनों से जो है वो कुछ आरोप भी हैं, इनकी कुछ सीमाएं भी हैं। यदि इनका सही से विवेक से हम प्रयोग ना कर पाएँ तो ये जो है वो नुकसान भी पहुंचाती हैं। ये एक तरह से गलत प्रभाव भी हम पर छोड़ती हैं। जैसे बात हम टेलीविज़न की करें तो टेलीविज़न ने यहाँ एक तरफ तो निष्पक्ष पत्रकारिता को बढ़ावा दिया है, तो वहीं इसमें व्यावसायिकता के कारण जो अश्लीलता आई है उस अश्लीलता ने एक तरह से इस पर लांछन भी लगाए हैं। उस अश्लीलता की वजह से इसके चरित्र जो है उसको दागदार माना जाने लगा है। इसी तरह से सिनेमा की हालत है। सिनेमा केवल व्यवसाय की दृष्टि से जो है बनाया जाएगा, फिल्म बनाई जाएगी तो उसमें हिंसा, मारकाट, अश्लीलता, नग्नता आदि को जब परोसा जाएगा तो ये समाज के हित में सही नहीं माना जा सकता। तो अक्सर ये आरोप जो है वो सिनेमा पर लग रहे हैं और ये काफ़ी हद तक सही भी हैं। इसी तरह से इंटरनेट जो है यहाँ इतना सशक्त माध्यम बनकर उभरा है, लेकिन इंटरनेट जो है ये भी इसकी यदि विवेकपूर्ण तरीके से इसका हम इस्तेमाल ना करें, प्रयोग ना करें, तो ये भी हमारा भला करने के स्थान पर हमारा बुरा भी कर सकता है। क्योंकि इसके द्वारा जो है नए अपराधों को भी बल मिल रहा है, साइबर क्राइम्स आ रहे हैं, धोखाधड़ी हो रही है और अश्लीलता जो है उसका भी इसमें भरपूर जो है वो भरण पोषण होता है। तो इस तरह से इनकी यहाँ एक कुछ खूबियाँ हैं तो इनकी कुछ कमियाँ भी हैं, लेकिन इनका प्रयोग जो है वो मानव विवेक पर निर्भर करता है। तो इस तरह से ये जनसंचार माध्यमों के बारे में हमने एक संक्षिप्त सी जानकारी प्राप्त की है। मैं आशा करता हूँ कि आपको इसे समझने में कुछ मदद मिली होगी। धन्यवाद।